हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंस विद नेहा गुप्ता। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम अब से अपनी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करेंगे, वही स्ट्रैटेजीज़ वही प्रोसेस के साथ जैसा कि मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लेंगे, 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, कब, कैसे और कहाँ। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ उतना ही कंटेंट मैंने इसके अंदर निकाला है जितना इस चैप्टर को कवर करेगा। अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को पूरा आज पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी भी ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और मैं एमसीक्यू पार्ट इसी वीडियो के लिंक में डालूंगी, आप सिर्फ उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो अगर आपके सभी नंबर्स करेक्ट आते हैं एमसीक्यूज़ में तो दैट मीन्स योर वन चैप्टर इज़ कंप्लीट विद दिस वीडियो। सो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और चैप्टर की शुरुआत। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द competitors, all the candidates who are preparing for competitive exams and सभी बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक जो आज मेरी वीडियो के माध्यम से अपना 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 6 से, जो हमारा इतिहास का चैप्टर पहला है, जिसमें हमारे इतिहास की बिल्कुल बेसिक से हमें समझाया गया है कि हमें इतिहास की ज़रूरत ही क्यों है, या इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, उस समय के लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और कौन से गीत सुनते थे। इसी के बारे में कुछ जानकारी हमें इस चैप्टर में दी गई है, वो मैं आपको इस समय समराइज़ करके बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और शॉर्ट टर्म में आप इस चैप्टर को पूरा कर पाएँ। एंड बिलीव मी, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सारा एनसीईआरटी का समराइज़ है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इतिहास क्या है। जैसा कि मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। ये सब हम ही जानते हैं कि जो समय बीत गया वो इतिहास होता है। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं जिनका पता हमें इतिहास से चलता है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया इतिहास है क्या, जो हमारे बीते कल की कहानी है। अब इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास में हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों, समाज के बारे में पता चलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। इसे इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। आप ये सोचेंगे कि हम इतिहास के बारे में जानना ही क्यों चाहते हैं। इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे तभी हम अपने कल को बेहतर बना पाएंगे, इसीलिए इतिहास का महत्व है हमारे जीवन में। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है। अतीत के लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें क्योंकि इन्हीं के बारे में आगे हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस चैप्टर में। नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे, गंगा और सोन नदियों के किनारे रहते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे और पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर रहते थे। तो उस समय लोग इन जगहों पर ज़्यादा रहा करते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग कैसे थे। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वे लोग अपना भोजन के लिए शिकार करते थे और जंगलों से कंद मूल फल आदि इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि वे खाना बदोश या बंजारे थे। तो जो लोग नदी के तट पर रहते थे वो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर आती है हमारा नेक्स्ट स्टेप, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। इन्हीं लोगों ने खेती की शुरुआत की थी। जैसे कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि खेती की शुरुआत किन लोगों ने की थी या किन के द्वारा की गई थी, तो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के द्वारा, जो 8000 वर्ष पूर्व रहते थे, उनके द्वारा खेती की शुरुआत की थी। वे सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। और ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि उन्होंने कौन सी फसलों को उपजाना शुरू किया, तो वो गेहूं तथा जौ की फसलें थीं। इन लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो इस तरह से कुछ सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग थे। अब आता है गारो और विंध्य की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान, चावल की खेती शुरू की। अब आपसे पूछा अगर जाएगा कि चावल की खेती शुरू की जाने वाले लोग
कौन थे और कहाँ रहते थे? तो वो गारो और विंध्य की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग थे। सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ें हर एक पॉइंट को। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहने वाले लोग। अब सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। हमारे देश का अन्य नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने किया कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ रहते थे और उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण किया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, नर्मदा नदी, सुलेमान किरदर, गारो विंध्य, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ। आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं हम हमारे देश का अन्य नाम। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के बहुत से नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। वर्तमान में इंडिया, भारत तथा हिंदुस्तान नाम प्रचलित है। जैसे कि आजकल हम लोग भारत और हिंदुस्तान के नाम से ही अपने देश को पुकारते हैं। इंडिया का शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो सिंधु है वो शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को किस नाम से कहा है, किस नाम से पुकारा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ तक हमने कवर किया फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं हमारे इतिहास के स्रोत। जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि हमें पिछले इतिहास के बारे में पता लगा, तो पता लगने के बाद हमने सोचा कि हम इसमें बदलाव करें। तो अब वो पता लगा किन किन तरीक़ों से हमें। आज हम वही तरीके इसमें पढ़ने वाले हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। जैसे कि पहला है पांडुलिपि। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। पांडुलिपि, तो हम पढ़ते हैं कि पांडुलिपि किसे कहते थे। हाथ से लिखी गई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। फ्रेंड्स कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन निकाला जाता है, तो इसको ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें। हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। शुरुआत में पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास, रीतियाँ, राजाओं, दवाइयाँ, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये तो याद हो गया होगा कि हाथ से लिखी गई किताब को पांडुलिपि कहते हैं और शुरुआत में पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखा जाता था। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था। तो ये जो भोजपत्र है वो कहाँ से आता था? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था और उनके ऊपर ही इतिहास को लिखा जाता था। तो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अभिलेख क्या होते हैं। किसी पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। कई बच्चे पांडुलिपि और अभिलेख में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर इसमें गलती होती है हमेशा। सीटेट में तो ज़रूर पूछा जाता है। तो किसी पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। ये तो आप सभी मान ही सकते हैं। जो चीज़ किसी कठोर वस्तु पर लिखी जाएगी और जो चीज़ किसी पत्ते पर लिखी जाएगी या भोजपत्र पर लिखी जाएगी, तो उन दोनों में से स्टेक की तो पॉइंट अभिलेख के साथ ही होगा। इसीलिए किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है, मतलब सुरक्षित रह सकता है। ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। ऐसी घोषणाओं की अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें।
कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों, अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखा गया था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे गए थे। तो अब आपको मेरी तरफ से मुझे लगता है कि पांडुलिपि और अभिलेख दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। पांडुलिपि तो जो ताड़ के पत्तों पे, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, उसे कहा जाता है किताब, पांडुलिपि कहते हैं। और अभिलेख जो कठोर या धातु पर लिखे गए अभिलेख होते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब आते हैं हम सिक्के। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी। अब जैसे अगर हमें इतिहास का कोई सिक्का मिले और उस पर राजा की तस्वीर हो तो हम समझ जाएंगे कि ये उस राजा के समय के सिक्के हैं। इसीलिए सिक्कों से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्कों के उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। तो ये आप समझ पाए होंगे कि सिक्कों की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से एक बार समझ लेंगे और याद रखेंगे। अब आते हैं पुरातत्व स्थल। जिस स्थान में ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक की पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आता है। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावेश या अन्य वस्तुओं से बीते ज़माने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग अपने फोर्ट्स वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनके दीवारों पर कुछ ऐसी कारीगरी होती है या कुछ लिखा होता है, तो वो एक पुरातत्व स्थल के अंडर आता है। पुरातत्व शेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझें। पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं और अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ टॉपिक। अब बात करते हैं तारीखों का मतलब। फ्रेंड्स, मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी ये बताया है कि AC और AD और BC का मतलब क्या है। तो हम इसको बहुत ही जल्दी से समझ लेते हैं कि BC क्या होता है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय था उसे हम BC कहते हैं, और जिसका नाम होता है बिफोर क्राइस्ट। और AD होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब है जब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, वहाँ से जो समय स्टार्ट हुआ उसे हम AD कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारी जनरल नॉलेज के लिए है, एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता, बट हमें इसके मतलब समझ आना चाहिए। तो वही है कि एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्द से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। सॉरी। एंड देन बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले है। तो ये जो नोट्स है मैं अपनी वीडियो के लिंक में भी डालूंगी, आप इसको वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे इस चैप्टर की समरी, और इस चैप्टर के बाहर से इस समरी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, और इसी से ही कुछ MCQs हैं जो मैं आपको एज अ टेस्ट अपने वीडियो में डालूँगी। तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करें और अपने आप को जाँचें, अपने आप को क्लैरिफाई करें कि आप इसमें कहाँ पर स्टैंड हो पाए हैं। आई होप आपको सभी आंसर्स अच्छे से आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके MCQs को अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।